लो, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये जून 2019 में नेट में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेज इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर आर। इनमें से कौन सा मैट्रिक्स है जो आर में डायगोनलाइजेबल नहीं है। इसके क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स क्या होता है और उसको कैसे चेक करते हैं। डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स से बात करने से पहले हम देखते हैं सिमिलर मैट्रिसेज। सिमिलर मैट्रिसेज क्या होते हैं। सिमिलर मैट्रिसेज अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो सिमिलर मैट्रिसेज वो होती हैं जो उनका प्रॉपर्टी की बात करें कि जो आपस में सिमिलर हों, जैसे नाम से स्पष्ट है कि सिमिलर हों, वो सिमिलर होते हैं। जैसे उनकी उनमें डिटरमिनेंट सेम होता है, उनका जो ट्रेस है वो सेम होता है, उनकी आइगन वैल्यूज हैं वो सेम होती हैं। ये एक जनरल हो गया कि हम कैसे बात करते हैं सिमिलर मैट्रिक्स की। मैथमेटिकल देखें तो ए दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ए एंड बी। बी टू मैट्रिसेज आर सिमिलर। कब होंगे सिमिलर? इफ देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P such that A इक्वल पी बी पी इनवर्स। ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, वो सिमिलर कब कहलाएंगे? वो तब कहलाएंगे जब हमें कोई एक ऐसा मैट्रिक्स जो नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर का क्या मतलब है? उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो हो। तो एक नॉन जीरो डिटर्मिनेंट वाला या इन्वर्टिबल या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी हमें ऐसा मिल जाए, उसके लिए पी के लिए ए और बी में रिलेशन इस टाइप से हो कि ए इक्वल पी बी पी इनवर्स, इस तरह से हो, हमें रिलेशन मिल पा रहा हो। तो ए और बी जो मैट्रिक्स हैं, जो मैट्रिसेज हैं, वो सिमिलर मैट्रिसेज होते हैं। अब सिमिलर होने का क्या मतलब है? सिमिलर होने का मतलब है कि वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं उनकी, वो सिमिलर होंगी। जैसे उनका जो डिटर्मिनेंट है वो सेम होगा, जो रैंक है वो सेम होगी, उनका जो आप ट्रेस है, ट्रेस की बात करें वो सेम रहेगी। उनकी जो आइगन वैल्यूज हैं विद एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी वो भी सेम होंगी। एक तरह से आप कहें तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं दो सिमिलर मैट्रिसेज के लिए। यानी ऐसे दो मैट्रिक्स जो इस रिलेशन का पालन करते हैं, उस रिलेशन को फॉलो करते हैं, होल्ड करते हो किसी नॉन सिंगुलर पी के लिए, वो सिमिलर मैट्रिसेज कहलाते हैं। अब आती है डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनलाइजेबल डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेज या मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होता है अ मैट्रिक्स which is similar to a diagonal matrix is डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। जो ऐसा कोई मैट्रिक्स जो किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे मैट्रिक्स या तो खुद कुछ ऐसा मैट्रिक्स हो जो खुद डायगोनल मैट्रिक्स हो, यानी उसकी डायगोनल एंट्री के अलावा जो एंट्रीज हैं वो सारी जीरो हो। डायगोनल एंट्री जीरो हो भी सकती है, नहीं भी सकती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी जीरो हो तो खुद डायगोनल हो जाएगा, या तो खुद डायगोनल हो, या फिर जो मैट्रिक्स है वो इस टाइप से हो कि उसको हम किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर बना दें, उसमें हम किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर दिखा सकें। डायगोनल मैट्रिक्स का फ़ायदा क्या होता है कि हम उनका रैंक है, उनका डिटर्मिनेंट है और बाकी सारी चीज़ें हैं वो बहुत इजीली हम फाइंड कर पाते हैं। अब अगर डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स की बात करें, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और उन प्रॉपर्टीज की हेल्प से ही हम पता लगा पाते हैं कई बार कि कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या नहीं। जैसे सबसे पहला तो ये होता है उसके जो मिनिमल पॉलिनोमियल है,
मिनिमल पॉलिनोमियल है, मिनिमल पॉलिनोमियल है, उसमें क्या है, ओनली लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए। मिनिमल पॉलिनोमियल में ओनली लीनियर फैक्टर्स होते हैं। दूसरा होता है किसी भी आइगन वैल्यू के लिए उसकी एलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बराबर होती है। अब ये लीनियर फैक्टर्स मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है, एम और जीएम क्या होता है, इसके बारे में हम अलग बात कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो हम उसको और भी डिस्कस कर लेंगे। शॉर्ट में समझ लेते हैं। एम का मतलब है कोई आइगन वैल्यू कितनी बार आई है, और जीएम का मतलब है उस आइगन वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंग कितने आइगन वेक्टर हमें मिल पा रहे हैं। तो ए एम इक्वल टू जी एम हो जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल में लीनियर फैक्टर्स हों, या फिर थर्ड जो है हम कह सकते हैं इसके बारे में कि जो ए एम और जी एम या आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टी से ही आया है। अगर किसी मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हों, सारी आइगन वैल्यूज क्या है, डिस्टिंक्ट हों, तो वो जो मैट्रिक्स है वो जो है डायगोनलाइजेबल कहलाएगा। कैसे होगा, हर आइगन वैल्यू के लिए आपको एक आइगन वेक्टर मिलेगा, और डिस्टिंक्ट हैं तो आपके पास जितनी आइगन वैल्यूज हैं उतने ही आइगन वेक्टर मिल जाएंगे। यानी कि अगर वो n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो आपके पास n आइगन वेक्टर्स मिल जाएंगे जो कि आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और ये प्रॉपर्टी होती है डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स की, तो वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। तो हमारे पास अब काफ़ी इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि सिमिलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, डायगोनलाइजेबल क्या होते हैं, उसको कैसे हम चेक कर सकते हैं। अब हम इसको इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। इसमें कौन सा मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो हम ये पता लगा लें कौन कौन से मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हैं, तो हम जो नहीं वाला है उसका आसानी से पता लगा सकते हैं। वैसे हम दूसरा तरीका भी देखें तो हम पता पता लगाने की कोशिश ऐसे कर सकते हैं कि उस मैट्रिक्स में कितने आइगन वेक्टर्स आपको मिल पा रहे हैं, डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, अगर हम उसको और एक्यूरेटली कहें। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, फर्स्ट वाले की, हम इसमें देख पा रहे हैं कि एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बना रहा है, और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उससे हम उसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो निकाल सकते हैं। डायगोनल एंट्री से ही हम उसकी आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो इस वाले केस में फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपके पास डायगोनल एंट्रीज में 2 3 2 है, यानी उसकी आइगन वैल्यूज 2,3,2 हो गई। इससे हम कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं अभी के लिए, केवल हम एक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। सेकंड ऑप्शन की बात करें, सेकंड ऑप्शन में देखो कि जो मैट्रिक्स है उसकी सारी एंट्रीज एक जैसी हैं, या फर्स्ट रो और सेकंड रो एक जैसी हैं, या फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम एक जैसे हैं। इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि मैट्रिक्स है वो कैसा होगा, वो सिंगुलर होगा। सिंगुलर होगा तो उसकी एक आइगन वैल्यू क्या होगी, वो जीरो होगी। सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसकी कम से कम एक आइगन वैल्यू जीरो होगी। इसमें दूसरी प्रॉपर्टी क्या लगा पा रहे हैं, इसकी प्रत्येक रो का सम 2 है, प्रत्येक रो की सारी एंट्री का सम 2 है, और हमको पता है किसी मैट्रिक्स में अगर प्रत्येक रो की सारी एंट्री का सम एक फिक्स नंबर हो, या प्रत्येक कॉलम की सारी एंट्रीज का सम एक फिक्स नंबर हो, तो वो फिक्स नंबर है वो उसकी आइगन वैल्यू होता है। इस केस में प्रत्येक रो में या कॉलम में कहीं भी देख लो आपको 2 आपको फिक्स नंबर मिल रहा है, यानी इसकी एक आइगन वैल्यू 2 है। अब 0 और 2 दो अलग अलग आइगन वैल्यू मिल गई, यानी कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिल गई, तो ये पक्का डायगोनलाइजेबल होगा। तो सेकंड ऑप्शन के बारे में हम कह सकते हैं कि जो है ये डायगोनलाइजेबल है। तो सेकंड अपना आंसर नहीं होगा, तो सेकंड में हम क्रॉस लगा देते हैं। क्रॉस का मतलब है रेड क्रॉस का कि हमारा आंसर नहीं है। फोर्थ में देखें तो आपको पता चलेगा कि प्रत्येक कॉलम की जो एंट्रीज हैं उनका सम 3 है, प्रत्येक कॉलम की एंट्रीज का सम क्या है, 3।
इसका मतलब एक आइगन वैल्यू क्या हो गई इसकी, 3 हो गई। अब इसका जो ट्रेस है वो 5 है। ट्रेस क्या हो गया इसका, 5। हमको पता है कि अगर सारी आइगन वैल्यू हमें पता हो तो हम उनका टोटल करके ट्रेस निकाल लेते हैं। मान लो जो दूसरी आइगन वैल्यू है वो है अल्फा, तो क्या होगा, ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, दोनों आइगन वैल्यूज का सम, यानी ट्रेस क्या हो जाएगा। यानी अल्फा जो दूसरी आइगन वैल्यू वो क्या आ गई, 5 - 3 यानी 2 आ गई। तुम्हारे पास दो आइगन वैल्यू बन गई, 2 और 3, जो दोनों डिस्टिंक्ट हैं तो ये भी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स हो जाएगा। ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब आते हैं हम थर्ड वाले पर। थर्ड वाले ऑप्शन पर अगर हम विचार करें, अब हम फर्स्ट और थर्ड पर विचार करते हैं। फर्स्ट में जैसे हमने बताया कि इसकी आइगन वैल्यूज हमको मिल रही हैं 2, 3 एंड 2, और थर्ड में हम देख ही पा रहे हैं कि 2, 3 एंड 3 आइगन वैल्यू मिल रही हैं। तो हम केवल इन्हीं दो पर अभी विचार करेंगे। इन्हीं दो पर विचार करने के लिए देखो, इसमें हमें आइगन वैल्यूज दी हुई है, हमको अब इनकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी पर बात करनी होगी। अगर आइगन वैल्यूज डिस्ट्रक्ट होती तो हमारा काम चल जाता, या फिर हम इनके जो मिनिमल पॉलिनोमियल है उस पर भी बात कर सकते हैं। तो दो केस हो सकते हैं, या तो हम मिनिमल पॉलिनोमियल की बात करें या फिर हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की बात करें। तो अगर हम जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की बात करें सबसे पहले फर्स्ट वाले में, तो यहाँ पर हमें पता है कि 2 के लिए तो हमें एक आइगन वेक्टर मिल जाएगा। रिपीटेड आइगन वैल्यूज यहाँ पे 2 है और 3 है, तो 2 के लिए एक आइगन वेक्टर मिल जाएगा और 3 के लिए एक आइगन वेक्टर मिल जाएगा। लेकिन 2 की जो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो क्या इसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 2 होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। उसके लिए हम क्या करते हैं, A-2i इसका जो मैट्रिक्स बनेगा उसकी जो नल स्पेस है उसकी डायमेंशन यानी नलिटी चेक करेंगे। इसकी नलिटी किस तरह से चेक करेंगे, ये हमारे पास क्या बनेगा, A-2i, ये क्या बनेगा, यानी कि A जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें से 2i माइनस कर दें, या डायगोनल एंट्री में से 2 माइनस करते जाएं, तो ये बचेगा 0 0 1 0 1 0 0 0 0। इससे हमको देख पा रहे हैं कि इसमें क्लियरली इसकी जो नलिटी है वो कितनी आ रही है, नलिटी है इसकी 1। जबकि अगर ये ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 होती या AM और GM होता तो उसकी नलिटी भी 2 आनी चाहिए थी। यहाँ पे नलिटी 1 आ रही है, इसका मतलब इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बन रही होगी, यानी हमें एक आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग मिल पा रहा है। यहाँ पर AM और GM इक्वल नहीं है, और AM और GM इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स है ये वाला, ये हमारा आंसर होगा, ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। लेकिन हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे क्वेश्चन को, थर्ड ऑप्शन पर भी विचार करेंगे। थर्ड में अगर A-3i की बात की जाए, क्यों, क्योंकि थर्ड वाले ऑप्शन में आइगन वैल्यूज क्या है, 2, 3, 3। तो एक आइगन वेक्टर हमें 2 के लिए मिल जाएगा, 3 के लिए चेक करना है, 3 के लिए चेक करेंगे तो कितना होगा, A-3i। अगर हम चेक करें तो हमारे पास क्या बचेगा, -1 1 0 0 0 0 0 0 एंड 0। यहाँ से क्या आया, आपको नलिटी जो है आपकी नलिटी कितनी मिल गई, नलिटी मिल गई आपको 2। इसका मतलब जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी कितनी होगी, 2 होगी, या AM = GM रहा होगा। इसका मतलब है कि ये जो है थर्ड वाला ये भी अपना डायगोनलाइजेबल हो गया होगा, तभी तो ये ऐसे हमारे पास AM और GM इक्वल आए। अब अगर हम थर्ड ऑप्शन को ही मिनिमल पॉलिनोमियल से चेक करते तो कैसे चेक करते, तो इसको मैं लिख देता हूँ 2 1 0 0 3 0 0 0 3। आई थिंक यही रहा होगा, हाँ यही है। अब इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल से चेक करते, अगर ये डायगोनलाइजेबल है तो इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल में ओनली लीनियर फैक्टर आएंगे, और इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं
वो 2 और 3 है, और हमको पता है कि अगर 2 और 3 है तो उसकी एनालिटिक पॉलिनोमियल में x-2 और x-3 के फैक्टर बनेंगे, यानी कि इसकी जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो x-2 और x-3 ये होनी चाहिए। अगर ये हो गई तो ये पक्का डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। अब क्या करें, हम चेक करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं a-2 टाइप का। a-2 क्या बन जाएगा, इसमें से a-2 का मतलब है कि 2i इसमें से माइनस कर देंगे, तो 0 1 0 0 1 0 0 0 1, और इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, x-3 यानी a-3i से, -1 1 0 0 0 0 0 0 0। अब अगर इनका प्रोडक्ट 0 आ जाता है तब तो हमें पता चल जाएगा कि ये इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल है जिसमें केवल लीनियर फैक्टर हैं और ये डायगोनलाइजेबल है। चेक करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या है, 0 × 0 0, सेकंड 0, थर्ड भी 0 0 0 0, और ये लास्ट रो भी 0, यानी कि हमें ये पॉलिनोमियल है x-2 x-3, ये हमारी मिनिमल पॉलिनोमियल हो गई। अब अगर ये मिनिमल पॉलिनोमियल हो गई जिसमें लीनियर फैक्टर हैं तो ये हमारा डायगोनलाइजेबल हो गया। अब जब हमारा ये डायगोनलाइजेबल हो गया, सेकंड भी हमारा डायगोनलाइजेबल है, फोर्थ भी हमारा डायगोनलाइजेबल है, थर्ड भी हमारा डायगोनलाइजेबल है, तो ये तीनों आंसर नहीं होंगे, फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको काम ये करना है कि फर्स्ट ऑप्शन है उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल चेक करनी है। इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटी क्या होंगी, एक तो x-3 और x-2, ये तो लीनियर फैक्टर होंगे ही होंगे, ये दो फैक्टर तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा 2 आइगन वैल्यू है वो 2 बार आ रही है, तो उसमें हम एक बार ये चेक कर सकते हैं x-3 x-2 एंड x-2, इसमें से आपको देखना है कि इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है। अगर ये है तब तो ये डायगोनलाइजेबल होगा, अगर ये नीचे वाली है जो मैंने रेड से मार्क की है तो ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। ये आप चेक करें ताकि आप इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे।